दोस्तों, क्या आप भगवान को मानते हैं? अगर हाँ, तो बेहद खुशी की बात है, और अगर नहीं, तो भी कोई बात नहीं। जब वह अपने होने का एहसास दिलाता है, तो हर इंसान उसी के गुणगान गाने लगता है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हॉरर स्टोरी बाय रितेश को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही सच्ची कहानियाँ लाते रहेंगे। तो आप सब जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और खो जाएं खौफ की दुनिया में। दोस्तों, अक्सर जो फैमिली के बाद सबसे ज़्यादा करीब होता है, वो एक दोस्त होता है। और दोस्ती जितनी पुरानी होती है, कहते हैं उतनी भी मजबूत होती है। पर दोस्तों, क्या होता है जब हम किसी दोस्त को अपने परिवार का ही एक सदस्य समझने लगते हैं और किसी कारण उसके साथ कोई हादसा हो जाए जिसकी वजह से वो हमसे दूर हो जाए। सुनकर ही अजीब लगता है। और जो दोस्त बचपन से हमेशा ही साथ रहते थे, वह हमेशा साथ साथ खेलते और साथ ही बड़े हुए, और अब काफ़ी सालों बाद मिलने वाले थे। पर क्या हुआ जब उसे पता चला उसका दोस्त उसे छोड़कर काफ़ी दूर जा चुका है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले की है। दो दोस्त हमेशा साथ रहते थे। यह कहानी उनमें से एक दोस्त अभिषेक की है, जो अपनी फैमिली के साथ गांव छोड़कर चला गया था। और अब अभिषेक कई सालों बाद फिर से गांव आया था। अभिषेक के गांव आने से ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि सबसे पहले अभिषेक अपने दोस्त से मिलेगा, जिसके साथ उसका पूरा बचपन बीता है। वह अक्सर अपने उस दोस्त को बहुत ज़्यादा याद करता था, और अब वह अपने उस दोस्त से मिलने वाला था। यह सोचकर वह बहुत ज़्यादा खुश था। पर उसकी यह खुशी चंद मिनटों में ही नाराज़गी में बदल गई। अभिषेक जब गांव पहुंचा, तो घर पहुंचकर वह सीधा बाहर चला गया, और बाहर उसे अपने सभी पुराने साथी दिखाई दिए, पर वो नहीं दिखा जिससे उसकी आंखें ढूंढ रही थीं। उसे इस बात का दुख था। सबसे पूछने पर सबने उसे बताया कि वह कुछ समय पहले ही दिल्ली चला गया है। यह बात सुनकर अभिषेक नाराज हो गया। पर गांव में उसके और दोस्त भी थे, तो वह उनके साथ मौज मस्ती करने लगा। पर वह मन ही मन उसे याद कर रहा था। वो दिन ऐसे ही बातों में बीत गया। फिर एक रोज ऐसे ही खेलते खेलते अभिषेक की लड़ाई एक लड़के से हो गई, और उनमें से ही एक लड़का अभिषेक को मारने आया। अभिषेक अकेला था, तो अभिषेक वहाँ से भागने लगा, और भागते भागते वह एक पुराने घर में चला गया, जो काफ़ी समय से बंद था। और वह घर अब एक खंडर में तब्दील हो चुका था। वहाँ धूल के सिवा और कुछ भी नहीं था। उसे वहाँ थोड़ा डर तो लग रहा था, पर उसके पीछे वह लड़के अब भी पड़े हुए थे। अभिषेक अंदर जाकर वहीं छुप गया, पर उसके पीछे पीछे एक लड़का भी अंदर आ गया। उस लड़के ने अभिषेक को देख लिया था। वह अभिषेक को मारने लगा, पर अचानक तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ एक साथ कई लोगों की आवाज़ें आने लगी। वो सब एक ही बात बोल रहे थे, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। दोस्तों, अभिषेक को जो लड़का मारने आया था, वह एक ही जगह पर सुन्न सा खड़ा था, और ना जाने उसने ऐसा क्या देख लिया था। वह बिल्कुल भी
हिल नहीं पा रहा था। तभी अभिषेक को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह पहले ही बहुत ज़्यादा डर गया था और उसके बाद जो हुआ वह डर के मारे सुन्न हो गया। उसके मुंह से निकलने वाली चीख अचानक उसके मुंह में ही रुक चुकी थी। अभिषेक ने देखा कि उसके पीछे एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में किसी बच्चे का कटा हुआ सर है और वहाँ कई बच्चों के शव पड़े हैं। यह देख अभिषेक उस लड़के को हिलाने लगा और फिर वह दोनों वहाँ से भागे और भागते भागते अब भी वह उन बच्चों की चीखें सुन रहे थे। वो दोनों भागकर एक पेड़ के नीचे चले गए जहाँ एक छोटा सा मंदिर था। वह वहाँ बैठकर मन ही मन भगवान का नाम लेने लगे। थोड़ी देर बाद वह सारी आवाज़ें बंद हो गईं और फिर वह दोनों अपने अपने घर चले गए। पर अभिषेक के चेहरे पर अब भी वह डर साफ साफ दिख रहा था। उसने यह बात अपने घर पर सबको बताई तो उसकी यह बात सुनकर घर में भी सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए। अभिषेक पूरी रात डरा रहा जिसकी वजह से वह सो भी नहीं पा रहा था और अगले दिन उसे बहुत तेज़ बुखार आ गया था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हुआ। गांव वालों ने पास के ही एक मंदिर के पुजारी को बुलाया। वह पुजारी अभिषेक को देखते ही सब समझ गया। उसने मंदिर की राख अभिषेक के माथे पर लगाई। इसके बाद अभिषेक का बुखार पहले से थोड़ा कम हो गया। दोस्तों, इसके बाद पंडित जी ने उसे बताया कि तुम्हारा दोस्त दिल्ली नहीं गया है। एक बार वह गलती से उसी घर में चला गया था जिसमें से आज तुम लौट कर आए हो, पर वह लौट नहीं पाया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, पर वह इतना खुशकिस्मत नहीं था। यह बात सुनकर अभिषेक एकदम शॉक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर कुछ दिनों के बाद वह वापस चला गया। अभिषेक के मन में यह घटना पूरी तरह घर कर गई थी, पर उससे भी ज़्यादा वह अपने दोस्त को याद करके रो रहा था। दोस्तों, अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, यह बात 1995 की है। मैं तब 9 साल का था। उस वक्त हमारे घर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मैं, मेरी बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, बुआ और चाचा सब लोग बहुत अच्छे से खुशी से घर में रहा करते थे। और फिर एक दिन हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। लोग जलन की वजह से पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। मेरी मम्मी, जिनका नाम संतोष है, अचानक एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। वह वहीं बेहोश हो गई। मामा उनको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। फिर 12 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद मम्मी को होश आया। डॉक्टर ने मम्मी को चेक भी किया, पर वह एकदम नॉर्मल थी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि वह बेहोश कैसे हो गई थी। वहीं पास में ही एक बुज़ुर्ग महिला भी बैठी थी। उनकी नज़र जब मम्मी पर पड़ी तो वह मम्मी के पास आ गई। उन्होंने मम्मी को देखा और मामा जी से बोली, यह बीमार नहीं है, इनको कोई और दिक्कत है। और कुछ देर बाद मामा जी मम्मी को वापस घर ले आए और फिर मामा के घर से मम्मी वापस अपने घर आ गई। लेकिन वापस आने के बाद से ही मम्मी की तबीयत
खराब रहने लगी थी। रात को सोते सोते अपने आप वह डर जाती। घर के सब लोग परेशान थे कि मम्मी को क्या हो गया है, लेकिन दादी को शक था कि मम्मी पर ज़रूर किसी भूत प्रेत का साया है। दादी का शक सही था। मम्मी पर कोई ऊपरी साया आ गया था और अक्सर बातें करते करते मम्मी की आवाज़ एकदम से बदल जाती थी। उस वक्त मैं और मेरी बहन बहुत छोटे थे, तो हमारी बुआ ही हमारा ख्याल रखा करती थी। जब भी मम्मी के साथ कुछ ऐसा होता, वह हमें मम्मी से दूर ले जाती थी और हम बस दूर से ही मम्मी को देखा करते और मम्मी भी दूर से ही हमें देखती। रात में भी बुआ हमें अपने साथ ही सुलाया करती थी। रात को हमारे घर के दरवाजे अपने आप बजने लगते और किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आया करती। मम्मी को ठीक कराने के लिए दादी उनको बहुत सी जगह लेकर गई। बहुत सारे बाबाओं और तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन कोई भी उनको ठीक नहीं कर पाया। एक जगह एक हनुमान मंदिर में एक बाबा बैठते थे। जब उनके पास मम्मी को लेकर गए तो वह भी मम्मी को देखकर डर गए और उनसे आंखें नहीं मिलाईं। मम्मी की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती थी और कई बाबाओं ने तो अपनी शक्तियां भी खो दी थी मम्मी की आंखों में देखकर। लेकिन हमें एक बात पता चल चुकी थी कि मम्मी पर जो कुछ भी था वो मेरी दादी की बहन ने ही कराया था, जलन के कारण। क्योंकि मेरे पापा की शादी से पहले हमारे घर में मेरी दादी की बहन की ही चला करती थी, लेकिन मम्मी के आने के बाद मम्मी ने पूरा घर संभाल लिया था और दादी की बहन की इतनी वैल्यू नहीं रही थी और इसीलिए उन्होंने मम्मी के ऊपर कोई तंत्र विद्या करा दी थी। मम्मी के ऊपर जो कुछ भी था उसकी वजह से सब घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। कुछ दिनों बाद यह बात मेरे नाना जी के कुलगुरु श्री श्री बाबा रघुनाथ जी महाराज को पता चली, तो उन्होंने मामा जी के हाथ भभूत भेजी और बोला कि इसको लेकर आज ही उसके पास जा, आज उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उन्होंने मामा जी को कुछ समझाकर उनको मम्मी के पास भेज दिया। उस दिन मम्मी के अंदर जो शैतान था उसने बोला था कि आज मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मामा जी हमारे घर पहुंचे और 1 घंटे तक घर की चौखट पर ही खड़े रहे। मम्मी को बिल्कुल भी सोने नहीं दिया गया और फिर अगले दिन राजस्थान के समधा धाम श्री श्री बाबा गरीबनाथ जी महाराज जी की गद्दी पर बैठे श्री श्री बाबा रघुनाथ जी महाराज हमारे घर आए। कानों में कुंडल, हाथ में दंड, भगवा वेश और सर पगड़ी बांधे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक और चेहरे पर अलग ही तेज था। नाथ के घर में कदम रखते ही मम्मी के अंदर वाला शैतान चिल्ला पड़ा, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बस फिर क्या था, महाराज जी अंदर आए और मम्मी की ओर देखा और उनके सर पर हाथ फेरा और उनके सर पर हाथ रखते ही वह शैतान चिल्ला पड़ा। मम्मी के मुंह से थोड़ा सा झाग निकला और मम्मी ठीक हो गई। वह शैतान मम्मी के शरीर से जा चुका था। आज इस बात को 28 साल हो चुके हैं और आज मम्मी बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, अब चलते हैं आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ
यह करीब 9-10 साल पहले हुआ था। वह सर्दियों के दिन थे और मैं तब हैदराबाद में रहता था। तब मैं बहुत मोटा हुआ करता था। इसीलिए मैंने एक दिन फैसला किया कि मैं अब से सुबह सुबह जॉगिंग के लिए जाया करूँगा। जॉगिंग के लिए मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाया करता था, जो कि बहुत बड़ा कैंपस था। वो मेरे घर से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर था। पहले मैं 6 बजे उठा करता था। जॉगिंग करने के बाद मैं सुबह 4 बजे उठने लगा। जॉगिंग का मुझ पर ऐसा भूत सवार हो गया था कि कई बार तो मैं सुबह 3:30 बजे ही उठ जाता था कि कहीं मेरी जॉगिंग मिस ना हो जाए। मेरे इतना जल्दी उठने से मेरी मम्मी भी बहुत नाराज़ होती थी। एक दिन ऐसे ही हर रोज़ की तरह मैं सुबह 4 बजे जॉगिंग के लिए निकल गया। रोज़ की तरह अंधेरा तो था ही, लेकिन उस दिन ठंड भी कुछ ज़्यादा ही थी। लेकिन मैं फिर भी जॉगिंग करता रहा और जॉगिंग करते करते मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर चला गया। उस वक्त यूनिवर्सिटी के कैंपस में काफ़ी पेड़ होते थे और कई जगह लाइट ना होने के कारण अंधेरा भी बहुत ज़्यादा रहता था। कैंपस में जॉगिंग करता हुआ मैं ऐसे ही एक रास्ते पर चला गया जहाँ पर कि बहुत अंधेरा था। वहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी और ना ही उस तरफ कोई इंसान नज़र आ रहा था। ऊपर से कोहरा भी इतना ज़्यादा था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज जिस रास्ते पर मैं जा रहा था, मैं पहले कभी उस रास्ते पर नहीं गया था। मैं बस देखना चाहता था कि यह कैंपस कितना बड़ा है। उस अंधेरे रास्ते पर मैं जॉगिंग करता हुआ जा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के साइड पर लगे एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ पर पड़ी और पेड़ के ठीक नीचे एक आदमी खड़ा था। मुझे लगा कि शायद वो भी मेरी तरह वहाँ जॉगिंग के लिए आया होगा। मैं भागते भागते रुक गया। ये वाला रास्ता आगे कहाँ तक जाता है? मैंने उस आदमी से पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरे की वजह से वह मुझे ठीक से दिख भी नहीं रहा था। उसकी पूरी बॉडी काली नज़र आ रही थी, आंखें भी बिल्कुल काली थी। फिर मैं उसके थोड़ा और पास गया और फिर से उससे वही सवाल पूछा। उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसे ठीक से तो नहीं देख पा रहा था, पर वो मेरी तरफ ही मुंह करके खड़ा था और मुझे पता था कि वह मेरी तरफ ही देख रहा है। अब मुझे डर लगने लगा था और मैंने डरते डरते उससे फिर से वही सवाल पूछा, तीसरी बार। लेकिन उसने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहाँ खड़ा मुझे घूरे जा रहा था। अब मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मैं उसी वक्त वहाँ से भागने लगा। घर आकर मैंने सारी बात अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी मुझे डांटते हुए बोली कि मैंने कहा था ना, ऐसी जगहों पर मत जाया कर। और फिर कुछ दिन बाद मैंने अपने एक दोस्त को भी यह बात बताई तो वो भी वहीं दौड़ लगाने जाता था। तो उसने मुझे बताया कि ऐसी और भी कई लोगों के साथ घटना घटी है। उसने बताया कि उस जगह से कुछ ही दूरी पर एक दरगाह है जहाँ पर इंसानों से बुरी आत्माओं को उतारा जाता है और कई बार वह आत्माएं इसी तरह की सुनसान जगहों पर अपना बसेरा बना लेती हैं। मुझे ये भी पता लगा कि उस कैंपस में
कई स्टूडेंट सुसाइड भी कर चुके हैं, जिनकी आत्माएं शायद आज भी वहां भटकती हैं। उस दिन के बाद से मैंने जॉगिंग करना तो बंद नहीं किया, पर मैं अब तभी जाया करता था जब और लोग भी बाहर आ जाया करते थे। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड।